हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी 2021 में जो हमारा पेपर हुआ था पेपर 2 उसके सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे। पेपर 1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अगस्त 2023 में आपका पेपर जो हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के सीडीपी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो था, कोलबर्ग ने बच्चों की मोरालिटी के बारे में कहा कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पे बेस्ड होती है कौन सी एज में, किस स्टेज पे। ठीक है, तो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें 3 स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज पे क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगा उसे तारीफ मिलेगी और अगर वो कोई गलत काम करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो आपको ये ज़रूर पढ़नी है और मैंने ये थ्योरी आपको करा रखी है। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो बच्चे जब अपने काम को कर रहे होते हैं तो उसमें ना वो कुछ कुछ गलतियां करते हैं, एरर्स करते हैं। तो एरर्स किस चीज़ को दिखाते हैं? स्टूडेंट की डीमोटिवेशन को दिखाते हैं, क्योंकि जो लर्निंग है वो टोटली एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट की इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में उनके अंदर दिमाग की थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। स्टूडेंट जो है वो बड़ों की बात, टीचर की बात सही से समझ नहीं पाया, उसका सही मीनिंग नहीं समझ पाया, इसलिए उसने गलती की है। और फोर्थ है, स्टूडेंट की जो थिंकिंग होती है वो अडल्ट से बहुत अलग होती है, इसलिए उसने गलतियाँ की है काम में। तो आपको पता है जो एरर्स होते हैं लर्निंग में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमें ना बच्चे की इंसाइट के बारे में बताते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा था जब उसने गलतियाँ की, उसके मिसकंसेप्शंस के बारे में बताता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने में हमारी हेल्प करता है, टीचर्स की हेल्प करता है। तो जो एरर्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मोटिवेशन डीमोटिवेशन है इसलिए उसने गलती की है, या वो बात को सही से समझ नहीं पाया इसलिए उसने गलती की है। उसने गलती की क्योंकि अभी उसकी जो थिंकिंग है वो आपसे अलग है, क्योंकि अगर उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग एकदम सेम होगी तो एज डिफरेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, एनालॉगी और मीन एंड एनालिसिस। तो इनको आपको मैच करना है कि कीपिंग इन माइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड, step by step prescribed solution of a problem, dividing a problem into sub goals and then solving the each sub goal, a general strategy leading to the correct answer। तो आपको पता है जो एल्गोरिथम होता है उसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जब आप चीज़ों को करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप एल्गोरिथम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ों को करते हैं। उसके बाद जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसमें क्या होता है, जनरल स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम है ना धीरे धीरे करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, जब है ना आप है ना माइंड में सॉल्यूशन, एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तो है ना हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम मेरे पास है मैं ना उसका सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ से निकालूंगी जो प्रॉब्लम पहले कभी हुई हो, तो उसका सॉल्यूशन जैसे निकाला होगा मैं ट्राई करूंगी कि इसका आंसर भी मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। और मीन एंड एनालिसिस का मतलब होता है जब आप है ना प्रॉब्लम को ना पहले छोटे 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 डिफरेंट गोल्स में डिवाइड कर देते हो और आप उसको तब सॉल्व करते हो। तो आपको ना मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर जो है वो क्लास में ना जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रमोट कर सकता है। तो वो है ना गर्ल्स को इनकरेज करे फेमिनाइन ट्रेट की तरफ और बॉयज़ को मैस्कुलिन ट्रेट की तरफ। जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क दे बॉयज़ एंड गर्ल्स को और जिनके लिए वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। और रोल मॉडल्स प्रेजेंट करें नॉन स्टीरियोटिपिकल सेक्स रोल्स में, और जेंडर अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रखें। लड़कियों को बोला जाए कि आप लैंग्वेज में अच्छा कर सकते हो और बॉयज़ को बोला जाए आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हो। तो आपको पता है जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब हमें ना किसी जेंडर से पहले से एसोसिएट कर देते हैं कि ये जो जेंडर है ये वीक है, ये मैथ्स अच्छा कर सकता है, लड़कियां जो है वो सिर्फ रोती हैं। तो मेरे को तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है ना, मुझे तो ये चीज़ चेंज करनी है। तो वो आप कब चेंज कर पाओगे, जब आप है ना नॉन स्टीरियोटिपिकल सेक्स रोल्स में शो करोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे लोगों को लगता है कि खाना बनाना ना लड़कियों का काम होता है, तो अगर आप है ना उनको बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खाना बनता है, होटल्स में जो खाना बनता है उसको मोस्टली मेल शेफ्स बनाते हैं, तो उनका जो ये थिंकिंग है वो चेंज होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे लोगों को लगता है कि जो प्लेन्स उड़ाने का काम है वो मोस्टली बॉयज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक फीमेल पायलट को अपनी क्लास में इन्वाइट करेंगे तो उनकी ये थिंकिंग चेंज होगी। ठीक है, तो नॉन स्टीरियोटिपिकल सेक्स रोल्स में जब हम रोल मॉडल्स दिखाते हैं तो लोगों की ये थिंकिंग बदल जाती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, टीचर को क्लासरूम में क्या करना चाहिए अगर उसकी क्लासरूम में ना डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से लोग हैं। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि मेरी क्लास में है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह से बच्चे आए हैं जो है ना अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आज द स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू इनरोल इन होम ट्यूशन। मुझे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चों को कह देना चाहिए कि आपको होम ट्यूशन ले लेने चाहिए। मुझे उन्हें बोलना चाहिए कि आपको सिर्फ है ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो स्कूल ने प्रिस्क्राइब की हुई है। मुझे है ना
एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहिए जिसमें ना मैं बच्चों को इनकरेज करूँ, अगर वो अपनी डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई गुजरात से आया तो गुजराती में अगर बात कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूं, कोई बिहारी में बात कर रहा है, भोजपुरी में बात कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूं, और मैं ना उनको पेनल्टी लगाऊं अगर वो अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी लर्निंग में बहुत हेल्प करती है, हमें उसे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जब आप है ना ऐसा कल्चर करेंगे, जब है ना अगर वो अपने डायलेक्ट में कोई बात आपको समझा रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए उसे इनकरेज करेंगे, क्योंकि हमारा गोल है कि बच्चे को बात समझ में आए, वो हिंदी में समझ में आए, वो इंग्लिश में समझ में आए, वो गुजराती में समझ में आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आंसर तो आप कर दोगे ना। आपको पता है ना हमारे पास लैंग्वेज के ऑप्शंस रहते हैं, हमारे पास हमारा जो पेपर होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी चूज़ करने को इम्पोर्टेंट। अब सोचिए मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश में ही आनी चाहिए, ठीक है, आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, लेकिन अगर आप कभी उस बात को समझ ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ रट्टा लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से जब आपकी क्लास में बच्चे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज में अपनी बात समझा सकते हैं आपको। 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की, तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी क्या कहती है कि इंटेलिजेंस को जो है वो 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस जो होती है वो सिर्फ यूनिटरी होती है, एक टाइप की होती है। इंटेलिजेंस जो है वो सेवरल इंडिपेंडेंट टाइप की हो सकती है, और हर कोई जो होती है वो यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइडेड होती है। और इंटेलिजेंस जो है वो एक जनरल एबिलिटी है और एक्यूमुलेटेड नॉलेज पे डिपेंड करती है। तो आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसका आंसर है कि इंटेलिजेंस जो है वो सेवरल इंडिपेंडेंट टाइप की हो सकती है और हर कोई जो होती है वो यूनिक होती है। तो आप मेरे को, मैंने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी आपको करा रखी है, और आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर है ना 8 टाइप की डिफरेंट 8 टाइप की इंटेलिजेंस उन्होंने बताई थी, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, और वो सब है ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी एंड कोलबर्ग की थ्योरी, ये 4 वो थ्योरीज है जो हमें ज़रूर पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि सीटेट ने इनको अपने सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। ये चारों थ्योरी मैंने आपको करा रखी है, सीडीपी की प्लेलिस्ट में आप जाके इनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वुड, अगर मेरी क्लास एक ऐसी है जिसमें ना बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाया जाता है तो क्या क्या होगा मेरी क्लास में। बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होगी, टेक्स्ट बुक को, सिर्फ टेक्स्ट बुक को मैं नॉलेज के लिए यूज़ करूँगी, चिल्ड्रन जो होंगे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे और रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, और समेटिव असेसमेंट फॉलो करूँगी मैं। तो आपको पता है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखो पहला जो पॉइंट है कि बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ओनली लिख दिया है, ओनली जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि मैं सिर्फ बुक से पढ़ाऊँगी और कोई एक्स्ट्रा बात मैं डिस्कस ही नहीं करूँगी, ये गलत बात है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, नहीं, आजकल हम फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देते हैं, आजकल हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये गलत है। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारे सही हैं, और जो 3 और 5 है वो हमारे गलत है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन उन्होंने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक ऑफ पियाजे की थ्योरी, कि क्या बुरी बात थी, ठीक है, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया, किस बेसिस पे। पियाजे ने है ना बच्चों को एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के लिए नहीं समझा, पियाजे ने ना बच्चों की जो कैपेसिटी है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे उसको अंडर एस्टिमेट किया, पियाजे ने ना डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस देखा, इसलिए उनकी बुराई की गई। और पियाजे ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो इंटेलिजेंट बीइंग नहीं होते हैं। तो पियाजे जो है उन्होंने है ना प्री ऑपरेशनल स्टेज में अंडर एस्टिमेट किया बच्चों की इंटेलिजेंस। जीन पियाजे की थ्योरी है, उन्होंने ना 4 स्टेजेस दिए, जीन पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जीन पियाजे से कितने सारे क्वेश्चन तो थ्योरी से आए हुए हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ह्यूमन बेबी जो होता है वो कुछ इंस्टिंक्ट्स के साथ और रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होता है, जिनको वो क्या बुलाते थे, ऑपरेशंस, एकोमोडेशंस, माइंड मैप्स और स्कीमा। तो आपको पता है जीन पियाजे है ना, उन्होंने एक वर्ड दिया था स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है, इसको है ना हम कभी कभी लोकल लैंग्वेज में या फिर आपको समझाने के लिए हम बोल देते हैं माइंड मैप्स, लेकिन उन्होंने जो टर्म दिया था वो था स्कीमा। स्कीमा का मतलब था, उनका कहना था कि जब आप कोई भी बात समझते हो ना तो आप उसके ना एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, स्कीमा बुलाते हैं। 10th क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ, तो पियाजे के मैंने अभी आपको बताया था, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, उसका ऑर्डर उन्होंने आपको लगाने के लिए दे दिया है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आप बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज उन्होंने दी थी सेंसरी मोटर, उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल,
ठीक है। तो देखो उन्होंने ना बस इनको जंबल किया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 स्टेजेस कौन सी थी, उसमें सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी, फोर्थ कौन सी थी, और इन स्टेज की है ना कुछ स्पेसिफिक बातें होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप है ना जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ सकते हैं। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में क्या कहा जाता है कि सेंसेस जो होती है वो टीचर की तरह काम करती है। बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, इंट्यूटिव थिंकिंग को इनकरेज करना चाहिए क्लास में या नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंट्यूशन है वो डिस्कार्डेड कर देना चाहिए। करना चाहिए बट टीचर को है ना फटाफट करेक्ट आंसर बता देना चाहिए। इंट्यूटिव गैस का मतलब होता है जब हम टीचर जब कोई सवाल पूछती है तो वो बच्चों से कहती है अच्छा गैस करो इसका आंसर क्या होता है, तो आप इंट्यूटिव गैस लेने के लिए बोल रहे हो ना बच्चे को, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो थर्ड ऑप्शन है, येस चिल्ड्रन इंट्यूशन आर गेसेस विच हेल्प देम टू डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग, नो इंट्यूटिव थिंकिंग सब्जेक्टिव एंड नॉन साइंटिफिक। तो देखो इंट्यूटिव गैस लेने के लिए बोलना ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी है ना बच्चे को धीरे से आंसर समझ आ जाता है। ठीक है। और उसकी है ना क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं भी सही आंसर दे सकता हूँ। तो हमें ना इंट्यूटिव गेस को क्लास में इनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चन है 12th, टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स टीचर शुड। तो पहले तो आपको है ना फर्स्ट जनरेशनल स्कूल गोअर्स का मतलब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो पहली बार स्कूल जा रहा है, जिसके घर में जिसके परिवार में आज तक कभी कोई स्कूल नहीं गया था, उनको हम बुलाते हैं फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब होता है आज से पहले ना उसके माँ बाप कभी स्कूल गए हैं, ना दादा दादी कभी स्कूल गए हैं, यानी कि उनकी फैमिली में ना वो पहला इंसान है जो स्कूल जा रहा है। तो टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे के लिए, उसके अंदर है ना फियर डाल देना चाहिए कि वो फेल हो जाएगा, ताकि वो है ना स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत ज़्यादा काम करे। उसको है ना लर्नर्स के साथ है ना फैमिलियराइज करना चाहिए, स्कूल के कल्चर्स के बारे में उसे फैमिलियराइज करना चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना देना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें लगता है कि वो आ रहा है तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा वो बाकी बच्चों को। उनके बारे में ना कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखना चाहिए अलग से, क्योंकि वो अनएडुकेबल है। तो देखो सबसे बेस्ट होता है जब आप ऐसे बच्चे को है ना फैमिलियराइज कराओगे। देखो वो पहली बार स्कूल आ रहा है, स्कूल के बारे में ना उसने कभी कुछ नहीं सुना होगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसकी फैमिली को भी नहीं पता है। लेकिन अगर वो स्कूल आके उसे अच्छा लगेगा तो वो आएगा, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी फैमिली में जो उसके भाई बहन है सिबलिंग्स है वो सब भी स्कूल आएंगे। लेकिन अगर सोचे बहुत सारे बच्चों के बारे में ना आपने सुना होगा पुराने टाइम में कि हम आपके घरों में स्टोरी होती है ना कि वो इंसान कभी स्कूल ही नहीं गया, तो आप पूछते हो कि क्यों, तो वो कहते हैं कि जब वो पहली बार स्कूल गया उसे इतना मारा टीचर ने कि उसके अंदर ऐसा डर बैठ गया कि वो कभी स्कूल ही नहीं गया। ठीक है। तो लेकिन अगर टीचर ने बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया तो उसे स्कूल अच्छी जगह लगी, तो वो बार बार जाएगा ना, रोज जाएगा। ठीक है। इनकरेज फील करेगा। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसे फैमिलियराइज कराना चाहिए लैंग्वेज से, स्कूल के कल्चर से। ठीक है। और उस बच्चे का जो अपना कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस बात को है ना डेरोगेटरी वे में नहीं लेना चाहिए कि अच्छा तो ये तो पहली बार इनके घर से कोई स्कूल में आ रहा है, इनके घर में तो कभी कोई पढ़ाई नहीं है। इन बातों को आप है ना नेगेटिवली नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे के माइंड पे ना बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा और शायद वो स्कूल आना पसंद ना करे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, ये ना आजकल बहुत फेवरेट हो गए हैं सीटेट के, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। तो असर्शन उन्होंने दिया है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज क्लेम अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज सो मच मल्टीप्लिसिटी। यानी कि बच्चों के बारे में ना कोई जनरलाइज व्यू आप नहीं बोल सकते। रीज़न है चाइल्डहुड इज़ अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। तो ये जो बात है दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ये सही है, और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो सही बात है ना, जो आपका बचपन है पूरा बचपन जो बीतता है वो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट के बीच में बीतता है ना, समाज के बीच में आपका विकास होता है। ठीक है। 14th क्वेश्चन भी असर्शन एंड रीजनिंग वाला है। तो असर्शन में उन्होंने बोला है कि बहुत सारे विजुअल्स आपको दिखाए गए, उसके बाद है ना उस पर डिस्कशन किया गया आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस में, तो इससे ना आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाती है। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि लर्नर जब एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को पुराने आइडियाज़ के साथ कंस्ट्रक्ट करके, तो उनको है ना चीज़ें बेटर समझ आती है। तो आपको पता है ये दोनों बातें एकदम सही है और ये इसका करेक्ट रीज़न है। अगर मैं आपको है ना पहले एक थियोरी को समझाऊं, ठीक है, और उसके बारे में आप कोई पुरानी बात जानते थे वो उससे मैं आपकी नॉलेज कनेक्ट करूं, तो आपको वो बेटर समझ आएगी ना, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप है ना बच्चे को जो आप आज नॉलेज देने वाले हैं, जब आप उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो उसके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज थी उससे चीज़ों को लिंक करके उसे पढ़ाते हैं ना, तो उसे चीज़ें बहुत बेटर समझ में आती है, उसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th कि एक टीचर को है ना, एक ऐसा बच्चा है जिसको सही से दिखाई नहीं देता, विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको, उसे देखने में दिक्कत होती है, तो टीचर को उसके लिए क्या पेडागोजिकल प्रोविजन करना चाहिए क्लास में? उसे बहुत सारे वर्बल क्यूज उसे बोल बोल के
मतलब समझाना चाहिए और उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो इमेजिन कर पाए चीज़ों को सुन के। उसे बहुत सारा विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसे देखने का बहुत सारा सामान दे देना चाहिए। उसे है ना बहुत सारा ब्लैक बोर्ड वर्क कराना चाहिए। उसे बहुत ही पतला-पतला, छोटा-छोटा लिखा हुआ जो फाइन प्रिंट मटेरियल होता है वो देना चाहिए। तो देखो ये तीनों तो कितने नेगेटिव ऑप्शंस है ना। जब उसे सही से दिखाई नहीं देता, अगर आप उसे फाइन प्रिंट वाला मटेरियल दोगे, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारा काम करा दोगे, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारा दोगे तो वो तो देख ही नहीं पाएगा सही से। तो सबसे बेस्ट होता है जब आप है ना उसे वर्बल क्यूज़ दोगे, आप उसे बोल-बोल के समझाओगे। उसे आप बोल-बोल के समझाओगे और उसे बोलोगे कि आप है ना इमेजिन करके देखो, ठीक है? क्या क्या समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। 16 क्वेश्चन है, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारी आ चुकी है। उसके अंदर एक बात हुई है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिपोर्ट की, एचपीसी बोलते हैं उसको। तो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो हमारा अब आया करेगा उसमें क्या हुआ करेगा, आपकी ग्रेडिंग जो हुआ करेगी वो पेपर पेंसिल टेस्ट के बेसिस पे हुआ करेगी, समेटिव असेसमेंट हुआ करेगा, इसमें है ना आपका सेल्फ असेसमेंट और पेयर असेसमेंट हुआ करेगा, और रोट मेमोराइजेशन स्किल, रट्टा मारने की कितनी अच्छी स्किल आपके अंदर है ये देखी जाएगी। तो आपको पता है हम 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो होगा सेल्फ असेसमेंट पे और पेयर असेसमेंट पे, यानी कि आपके साथ जो पढ़ते हैं वो बताए कि आपको क्या समझ में आया या उन्हें क्या लगता है और आपको खुद क्या लगता है, आपकी क्या लर्निंग हुई है, सेल्फ असेसमेंट आपका क्या क्या है, ठीक है। तो इनको हम इंक्लूड करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन जो है कौन से तरीके से सीखते हैं और कौन से तरीके से नहीं सीखते हैं। तो मैकेनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव इस तरीके से, लीनियर और स्पाइरल से, अनस्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्टिव से, स्पाइरल और लीनियर से। तो आपको पता है जो बच्चा होता है ना उसकी जो लर्निंग होती है वो कभी भी लीनियर नहीं होती, एक लाइन में नहीं चलती है, स्पाइरली सीखता है। पहले वो एक कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर उन दो कॉन्सेप्ट को आपस में लिंक करके सीखता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पाइरल लर्निंग। तो जो बच्चा होता है वो स्पाइरल वे में सीखता है, लीनियर वे में नहीं सीखता। आपकी लर्निंग कभी भी ऐसे नहीं है ना स्ट्रेट लाइन में आपने सब कुछ सीख नहीं लिया ना, एक ही पॉइंट पे आप सब कुछ नहीं सीख गए। पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट्स उन सब की नॉलेज मिक्स करके आप सीखते हो, ठीक है। तो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन अ टीचर, यानी कि आप है ना क्लास में एक बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहते हो, ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हो जहाँ पे लर्निंग ना बहुत ही ईजी हो। तो टीचर को क्या करना चाहिए, सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपकी मानसिक शक्तियों पे ध्यान देना चाहिए, और आपके जो इमोशंस है, बच्चे के जो इमोशंस है उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए और कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसा मानना चाहिए कि इमोशन का और कॉग्निशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मेरे को बताइए, अगर आज है ना आप सुबह अपने घर से है ना स्कूल जा रहे हो और आपके घर पे है ना सुबह बहुत बुरा झगड़ा हुआ है, तो आज आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, आपकी लर्निंग कैसी रहेगी क्लास में। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो हमारी लर्निंग को, हमारी कॉग्निशन को ना इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं होगा ना तो मेरा पढ़ाई करने का भी दिल नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा तो मेरा पढ़ाई करने का दिल करेगा। तो इमोशनल और कॉग्निशन एस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम क्लास में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं इमोशनल एस्पेक्ट को और ना कॉग्निटिव एस्पेक्ट को। सोचिए एक बच्चा है, उसके घर में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं वो पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा है, बाकी बच्चे तो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो कभी कभी जब हम उससे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद assertion है, having a diverse classroom with students from varied social, economical and cultural background enriches the learning experience of all students। और रीजन है, only student with visual, hearing impairment and learning disability benefit from inclusion। तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है जहाँ पे ना सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उससे सब बच्चों के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बेटर होते हैं, ऐसा कहा। रीज़न उन्होंने दिया कि जिनको है ना देखने में या सुनने में दिक्कत है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सिर्फ उनका फ़ायदा होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जहाँ ना डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं। हो सकता है उनमें से कोई रिच हो, कोई पुअर हो, किसी को एकदम नॉर्मल दिखाई देता है, किसी को विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब बच्चों को हमें ना एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये जो असर्शन है ये तो ठीक है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है कि सिर्फ विजुअल और हेयरिंग इंपेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को फायदा होता है इंक्लूजन से, ये गलत है। सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा करेक्ट, समाजीकरण के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड completely by social environment. Children development is complex interplay of hereditary and environmental factor. Children development is determined solely by his or her destiny. Neither heredity nor environment play a role. Children potential is definite result of unfolding of genetic material। यानी कि जो बच्चा है उसको आप है ना सामाजिक इन्वायरमेंट से बदल सकते हैं,
चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट है उसमें है ना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम मानते हैं कि सिर्फ जेनेटिक्स का फ़र्क है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का कोई फ़र्क नहीं है, और जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है जो हमारे बच्चे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होती है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर को। इसलिए हम एक इक्वेशन भी पढ़ते हैं जिसमें लिखा जाता है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको है ना एक टॉपिक कराया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो आपको इसके लिए देखना होगा। भाई 21 क्वेश्चन है, टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट गोल्स रेदर देन goals, failure accepting, failure avoiding, failure avoiding, failure accepting, performance and learning, learning and performance। तो देखो, टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर मीनिंगफुल लर्निंग हो तो उसे क्या करना चाहिए, अपने लिए ना लर्निंग गोल सेट करने चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, अगर वो है ना ये देखेगा कि मैं क्या सीखूंगा, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, परफॉर्मेंस तो उसकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर वो कहेगा कि मुझे फर्स्ट आना है लेकिन सीखने पे उसका ध्यान ही नहीं है, तो आ पाएगा क्या फर्स्ट, लेकिन सोचो उसका सीखने पे ध्यान है तो फर्स्ट तो अपने आप आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक रिजल्ट है वो, तो फर्स्ट आ जाना फिर। लेकिन अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहोगे तो परफॉर्मेंस गोल रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपके आना चाहिए लर्निंग गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है, न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट अ टीचर थिंक्स शी शुड नो। यानी कि बच्चा क्या जानता है और टीचर को क्या लगता है कि उसे क्या जानना चाहिए। बच्चा क्या जानता है और क्या जानने के लायक है, बच्चा क्या जानता है और उसके बाद वो कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, और व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट थिंक शी शुड नो। तो आपको पता है लेव वाइगोस की जो थ्योरी है जिसमें हम पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसमें उन्होंने एक बात की थी ZPT की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वो कहते थे कि बच्चा है ना बहुत कुछ तो जानता है और वो बहुत कुछ जान सकता है, कैपेबल है जानने के, अगर उसको क्या मिल जाए, एक मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम MKO बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, अगर उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर देना, स्कैप फोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम बोलते हैं, अगर वो आप उसे प्रोवाइड कर देंगे तो वो बहुत कुछ जहाँ पहुँच सकता है, जहाँ जान सकता है उसे भी वो जान जाएगा। ठीक है, तो एक चाइल्ड को जो पहले से पता है और वो जो लायक है जो समझने के, जानने के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जोन, ZPD। 23rd क्वेश्चन है, गिफ्टेड लर्नर को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके अंदर विल कितनी है चैलेंजिंग टास्क को लेने की, उनकी इनेबिलिटी जो है एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बिना वो काम नहीं कर सकते, ओरिजिनलिटी होती है उनकी थॉट्स में, और मल्टीपल सॉल्यूशन सोच पाते हैं। तो आपको पता है गिफ्टेड लर्नर्स ना हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास है ना एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जो दूसरों से एवरेज से थोड़े और ज़्यादा शार्प है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनके अंदर चैलेंजिंग टास्क लेने की विलिंगनेस होगी, उनकी जो थॉट होगी वो बहुत ही ओरिजिनल होगी, उनके जो आइडियाज़ होंगे वो बहुत ओरिजिनल होंगे, और वो मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते होंगे, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है 1, 3 एंड 4 ये करेक्ट है, लेकिन वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बिना काम नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ऐसे लोग तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, आज ही मैंने आपको एक टॉपिक कराया ना, मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सटेंसिव मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको करना पसंद है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन का काम मतलब होता है जब आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको शायद पनिशमेंट ना मिले, या फिर आपको उसके लिए तारीफ मिलेगी। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग और नॉलेज इज डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड ओनली बाय टेक्स्ट बुक, यानी कि सिर्फ आप किताबों से पढ़ोगे। को कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर विद सपोर्ट फ्रॉम द टीचर, यानी कि बच्चा अपनी नॉलेज जो है वो खुद बना सकता है टीचर की मदद लेके। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय लर्नर, लर्नर जो है वो खुद सीख जाता है सब कुछ। टीचर जो होती है वो ट्रांसमिट करती है लर्निंग। तो आपको पता है आजकल जो हमारा NCF 2005 है वो बात करता है कंस्ट्रक्टिविज्म की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है ना वो अपनी नॉलेज खुद बना सकता है, और टीचर का काम है फैसिलिटेटर का, वो है ना जहाँ जहाँ बच्चा अटकता है, रुकता है, ठीक है, वहाँ पे टीचर को हेल्प प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए क्या करता है बच्चा अपनी नॉलेज को खुद को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और अगर उसकी टीचर उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देगी तो वो सब कुछ सीख जाएगा। 25th क्वेश्चन है, लर्निंग जो होती है वो आपके पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों से इफेक्ट होती है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिलीजन और अटेंशन जो है ये पर्सनल फैक्टर है दोनों, इंटरेस्ट और कम्युनिटी जो है ये इन्वायरमेंट फैक्टर है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड जो है वो पर्सनल फैक्टर है, एज और स्कूल जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, रिलीजन पर्सनल फैक्टर है, अटेंशन पर्सनल फैक्टर है, क्या ये सही बात है? नहीं ना, रिलीजन जो होता है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरेस्ट और कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है, इंटरेस्ट जो है आपका, जो इंटरेस्ट है किसी चीज़ में वो क्या है, पर्सनल फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हुआ। लेकिन एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है वो आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एज और स्कूल में से
जो स्कूल है वो तो मेरा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन एज, मेरी क्या एज है, ये तो मेरा पर्सनल फैक्टर है ना, ठीक है। 26 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट, उसने है ना अपने क्लास में एक बच्चे को मारा वैसे जैसे वो घर पे खुद पिटता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, सोशल कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्टिविज्म का और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग का। तो बहुत ही आसान है ना, उसने वो चीज़ रिपीट किया जो उसके साथ होती है, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व किया, कोई चीज़ उसने ऑब्जर्व की और उसको रिपीट कर दिया, तो ये कौन सी लर्निंग हुई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। भले ही नेगेटिवली उसने यूज़ किया है इस चीज़ को, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 27 क्वेश्चन है, जो डायरेक्शन और सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, वो हर बच्चे के लिए सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी है ना हर बच्चा अपनी पेस पे, अपने रेट पे डेवलप होता है। तो ये है ना कौन से डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ाता है? तो मैंने आपको ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ना प्रिंसिपल पढ़ाए हैं बहुत सारे डेवलपमेंट के, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो देखो हर बच्चा जो है वो ग्रो तो करेगा, हमें पता है कि इसके बाद वो चलना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, लेकिन कोई बच्चा है ना 8 महीने में बोलना सीख जाता है, कोई 10 महीने में बोलना सीखता है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? डिसकंटिन्यूटी को, इंडिविजुअलिटी को, यूनिफॉर्मिटी को, लिनियरिटी को। तो ये चीज़ है ना इंडिविजुअलिज्म को दिखा रही है ना, इंडिविजुअल चीज़ें फॉलो कर रहा है वो, यानी कि उसका जब मन है वो तब बोलेगा, ठीक है। तो हर बच्चे की जो है वो जो डेवलपमेंट का रेट है वो डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल। 28 क्वेश्चन है कि आप है ना कंड्यूसिव क्लासरूम के लिए क्या करेंगे ऐसे बच्चों के लिए जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। गलती के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, यानी कि बच्चे ने कोई गलती की और आपने उसे फटाफट पीटना शुरू कर दिया। रिजिड करिकुलम, यानी कि बहुत ही रिजिड होगा आपका करिकुलम, ठीक है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी की वहाँ पे जगह नहीं होगी। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आप फॉलो करेंगे, डाइवर्स पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। तो देखो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं ना बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप है ना डाइवर्स पैडागोजिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, यानी कि सोचो एक बच्चे को है ना एक क्वेश्चन मैंने जैसे समझाया वैसे समझना है, अगर मैंने उसे समझाने के लिए एक डिफरेंट तरीका इस्तेमाल कर लिया तो अच्छी चीज़ की ना, मैंने उसको समझ आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल रिजिडिटी दिखाऊँ कि नहीं मैंने जैसे बोर्ड में पढ़ा दिया आपको वैसे ही आना चाहिए, आप सबके साथ भी ऐसा स्कूल में होगा ना, जब आपको है ना कोई चीज़ वैसे ही पढ़ने के लिए बोली गई जैसे टीचर ने पढ़ा दी, लेकिन आपको समझ नहीं, फिर सालों बाद जब आपको कोई और वो बात समझाता ना तो आप सोचते हो ऐसे भी तो पढ़ा सकता था ना वो टीचर, हमेशा मैं उस बात को गलत ही करता रहा, ठीक है। उसके बाद आता है 29 क्वेश्चन, असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को है ना पेपर और पेंसिल टेस्ट से उसकी रिकॉल कैपेसिटी चेक करनी चाहिए, बच्चे की है ना एनालाइज करना चाहिए वर्क को, और उसकी लर्निंग में जो गैप्स है उनको चेक करना चाहिए, कंपैरिजन बनाना चाहिए बच्चों के बीच में, ग्रेड्स के बीच में, और उनको है ना सिर्फ येस और नो वाले क्वेश्चन देने चाहिए असेसमेंट टेस्ट में। तो देखो ये रिकॉल करना, रोट मेमोराइजेशन करना, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देना, ये सब है ना बहुत ही नेगेटिव बात है, लेकिन सबसे बेस्ट है जब आप है ना लर्निंग गैप्स ढूंढते हो, ठीक है। यानी कि बच्चे को आपने काम दिया और देखा कि उसकी लर्निंग में क्या गैप्स है, कहाँ पे वो अटक रहा है, क्या उससे गलतियाँ हो रही है, क्या उसको समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है 30th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो टीचर कौन सी प्रैक्टिस करेगी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग क्लास में जो बहुत ही भयानक होगी, डेट्रीमेंटल होगी, अच्छी नहीं होगी। बच्चे को ब्लैक स्टार्स देगी, उसके नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि जो बच्चा गंदा कर रहा है उसको मैंने ब्लैक स्टार दे दी, ये मैंने ठीक किया क्या। सेंसिटिव रहेगी, बच्चे के सोशल कंटेक्स्ट को समझेगी, बच्चे की लर्निंग के पेस को समझेगी और उसे तब काम देगी, मल्टीपल मोड्स में उसे काम देगी। तो देखो ये ब्लैक स्टार देना ना बहुत ही गलत बात है। अगर आप एक बच्चे को ब्लैक स्टार दे रहे हो और उसको कह रहे हो कि तुम तो इतने गंदे हो, इतने बुद्धू हो, तुम्हें तो कोई बात समझ नहीं आई, तो वो मोटिवेट तो फील नहीं करेगा, वो डीमोटिवेटेड फील करेगा, इंसल्टेड फील करेगा, ह्यूमिलेटेड फील करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, डेट्रीमेंटल वे है, इस तरीके से हम नहीं सिखाना चाहते बच्चों को चीज़ें। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारे सीडीपी के मैंने आपको 2021 के पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपके अगस्त के भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन करा दिए। हमारी ईवीएस की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट पूरी हो चुकी है, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है। और अब हम सीडीपी के टॉपिक डेली कर रहे हैं, अब सिर्फ 20 दिन बच गए हैं और अब आपको अपनी पढ़ाई का पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।